किसान साथियों, आज हमारे साथ हैं प्रगतिशील किसान हर्ष सिंह डंगवाल जी। आप खेती किसानी करते हैं और इसके अलावा जल संरक्षण के लिए भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति से जो ये अमूल्य धरोहर हमें मिली है, इनका संरक्षण अगर हम करेंगे तो ही हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, तो ही हमारा जीवन संभव है। तो डंगवाल जी, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आकाशवाणी देहरादून का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं और साथ साथ अपने किसान भाइयों का और मातृशक्ति का भी मैं अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि वह दिन रात अपने खेत में मेहनत करके अनाज उत्पन्न करते हैं और वही अनाज जो है पूरे भारतवर्ष में जाता है। और साथ साथ उस अनाज से, दूसरे शब्दों में कहूँ, उस जैविक अनाज से वह अपने स्वास्थ्य का भी संरक्षण करते हैं। जी, तो डंगवाल जी, आप खेती किसानी कर रहे हैं, लगभग कितने वर्षों से आप इस काम को कर रहे हैं? सर, मैं पहले सैन्य सेवा में था जी। मैंने 2010 में जो है सेना से सेवानिवृत्ति ली। उसके पश्चात मैं जब मैं घर में आया, मैंने देखा कि एक प्रकार से जो है हमारे पहाड़ को, जैसे रक्तचाप, अन्य बीमारियों का उसने जो है अपना घर बना लिया है। हमारे पहाड़ में यह एक कहावत थी कि बच्चियों को, मतलब लड़कियों को, वो पथरी नहीं होती है, लेकिन मैंने देखा कि 7 वर्ष की लड़की को भी पथरी हो रही है। तो फिर मैंने वैज्ञानिकों के साथ इसका संवाद किया, उनसे जाना, तो उन्होंने बोला कि हम जो है इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, अपने फसलों में छिड़काव कर रहे हैं। वह जब छिड़काव के समय उस फसल में भी जाता है, जमीन में भी गिरता है, और उस जमीन में गिरने से जो हमारे खेत में केंचुए, हमारे किसान मित्र हैं, वह सब मर रहे हैं। और वो जब वो दाना लगता है उसमें, जब उस फसल में, वो उसको हम फसल को हम खाते हैं, खाने के पश्चात वो इंसेक्टिसाइड एक पॉइजन के रूप में हमारे अंदर भी चला जाता है। और दूसरा, जब वो जो घास होती है खेत की, उस घास को हम पशुओं को देते हैं चारे के रूप में, पशु उस घास को खाता है, पशु से तो दूध हमें निकलता है, उस दूध में भी वो इंसेक्टिसाइड जा रहा है। इसका कारण यह हो रहा है कि हमें नाना प्रकार की बीमारियों के, कैंसर जैसे असाध्य रोग के हम शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैंने यह निश्चय किया कि मैं जैविक खेती करूंगा। तो 2011 से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। जी, तो जैविक आप करते हैं, किस तरह से करते हैं, किन खाद उर्वरकों को आप डालते हैं? जैविक खेती के लिए बहुत ही जरूरत है गाय, जिसको हम बद्री गाय बोलते हैं, और उसका जो है मलमूत्र को मैं सिंचित करके एक खड्डे मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाए हैं। मेरे पास जो है 12 पिट है, तो पूरा उसको निकाल करके उसमें उन पिटों में मैं डाल देता हूं, और उन पिटों में मैंने आइसेनिया फेटेडो केंचुए डाले हैं। आइसेनिया फेटेडो केंचुए में यह क्वालिटी होती है, वह बहुत ज़्यादा खाता है, और खा करके वो जो गाय का गौमूत्र, पत्ती वगैरह जो भी है, वो अपने मल के द्वारा बाहर निकल जाता है, और वह भुरभुरी होती है, उसमें कोई गंध नहीं होती है। उसको जब हम खेत में डालते हैं, वह सीधे फसल को लगती है, और उस फसल में हमें अच्छी वृद्धि मिलती है। मेरे पास जितना भी अवशेष होता है, जैसे गाय का गौमूत्र हो गया, और पत्ती वगैरह हो गई, और फसल का अवशेष हो गया, मैं उस सब को उस वर्मी कंपोस्ट में डाल देता हूं, और वर्मी कंपोस्ट में वह सड़ करके खाद के रूप में परिणत होता है। मैं किसान भाइयों से भी यह निवेदन करूंगा कि कभी भी कच्चे गोबर को अपने खेत में न डालें। कच्चे गोबर को खेत में डालने से उसमें गुबरैल और दीमक नाम की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। एक कीट जो है हमारे फसलों को हानि पहुंचाते हैं। जी। अच्छा, आपने बताया कि आप जैविक खाद इस तरह से बनाते हैं, गोबर की बना के, और उसके बाद खेतों में डालते हैं। इसके अलावा कुछ कीटों के, कुछ रोगों के भी आपने बात की डंगवाल जी। तो जब हम जैविक खेती करते हैं, उस समय भी कोई ना कोई कीट और कोई ना कोई रोग हमारी फसलों पे लगते हैं, तो उसका आप कैसे उपचार करते हैं जैविक विधि से? सर, सबसे पहले तो हमने जो फसल को, जो बीज को हमने बोना है, उसको बीजामृत, उसका शोधन करना है। उसका शोधन करके, शोधन करने का मतलब यह है कि उस बीजामृत को हम उस बीज में डालेंगे, और को अच्छी तरह से भिगा करके उसको जो है छाया में सुखाने के लिए रख देंगे। जब वो सूख जाता है, तब उसको हम अपने खेत में बोएंगे। उसके अलावा कीटनाशक के लिए हम सबसे अच्छा चीज है जीरो बजट, जिसको हम बोलते हैं, हम पंचगव्य का उसमें प्रयोग करते हैं, मतलब छिड़काव करते हैं, गौमूत्र का उसमें छिड़काव करते हैं। हमने अब देखा था कि हमारे जो पूर्वज हैं वह राख का भी प्रयोग करते थे। जब आप देखते हैं कि हमारे सरसों में या मूली में पत्तों में छेद पड़ता है, तो इस छेद पड़ने का मतलब यह है कि उसमें कीड़ा लगा है। तो हमारे पूर्वज क्या करते थे, घर की राख, जो लकड़ी जला करके राख निकलती है, उस लकड़ी की राख को उन पत्तों में डाल देते थे, छिड़काव कर देते। उस छिड़काव करने से जो उसमें पत्तों को खाने वाला कीट था वह मर जाता है। इसलिए मैं निवेदन यह करूंगा कि आप इंसेक्टिसाइड से दूर होइए, और अपने आपके पास ये सब संसाधन है,
आप पंचगव्य भी बना सकते हैं, आप पंचामृत बना सकते हैं। पंचगव्य और पंचामृत बनाने का कोई आपको मूल्य नहीं देना पड़ता है। आप गौमूत्र को सीधे जाकर के छिड़काव कीजिए, लेकिन हमने उसमें 1:10 से छिड़काव करना है। अगर 1 ग्राम गौमूत्र है तो उसमें 10 ml जो है उससे पानी मिलाना है। इस प्रकार से उसको छिड़काव करना है। इससे जो आप खेत में जो कीट हैं उन कीटों का शमन हो जाएगा। जी डंगवाल जी, कौन कौन सी फसलें आप लगाते हैं, या बागों की हम बात करें, किस तरह के बाग आपके हैं? सर मेरे जो जहाँ तक बागों की बात है, सेव, आड़ू, खुमानी, नाशपाती, पुलम, जी, और उसके बाद जो है ड्रैगन फल भी मैं प्लेन से मैं कर रहा हूँ। उसकी भी मुझे बहुत अच्छी पैदावार मिल रही है और उससे भी मेरी अच्छी इनकम हो रही है। आजकल जो है ड्रैगन फल जो है वह कम होने से उसका मार्केट में बहुत अच्छा रेट मिल जाता है, और मैं ड्रैगन को बाजार में भी बेचने के लिए नहीं जाता हूँ, मेरे घर से ही वह बिक जाता है। और एक पैशन फ्रूट होता है, मैं उस पैशन फ्रूट को भी लगाता हूँ। वह भी काफ़ी जो है शरीर के लिए जो है हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए मदद करता है। और विशेष रूप से मैं तो किसानों से यह निवेदन करूँगा कि आप कीवी फल लगाइए। कीवी फल जो है वह शरीर के लिए बहुत ही पुष्टदायक है, और उत्तराखंड में आसानी से हो भी जाता है। उत्तराखंड में बहुत आसानी से हो रहा है। लेकिन पहले हमारे जो है वैज्ञानिक कहते थे इसको बंदर नहीं खाते हैं, लेकिन अब मैंने देखा है कि बंदर यद्यपि इसको नहीं खाता है। नहीं खाने का कारण यह है कि कीवी के फल के बाहर रोए होते हैं, उस रोए होने के कारण बंदर उसको नहीं खाता है। लेकिन आजकल मैंने जो प्रैक्टिकल में मैं देख रहा हूँ, आजकल जो है बंदर उसको तोड़ता है, नाखून मारता है और गिरा देता है। इस प्रकार से वो नुकसान करने लगा है। बंदरों की बात आपने डंगवाल जी की, और उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, अक्सर वहाँ पे देखा जाता है कि जो जंगली जानवर है या बंदर हैं या सूअर हैं, इनका भी आतंक रहता है फसलों में। तो क्या इस तरह की समस्या आपके साथ रहती है, और अगर रहती है तो कैसे आप इससे निपटान करते हैं? सर ये मेरे साथ नहीं बल्कि हमारे पूरे उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक है। मैंने कई बार जो है बागवानी विभाग से भी निवेदन किया, जहां आप कांटेदार का फेंसिंग हमें देते हैं वहां पर हमें सोलर फेंसिंग दिया जाना चाहिए, जिसके कारण सोलर फेंसिंग करेंगे तो उसके अंदर जो है बंदर या जंगली जानवर वह नहीं आ पाएंगे। और मुझे तो रात को जो है सुंगरों से और दिन को जो है बंदरों से सुरक्षा करनी पड़ती है। अगर जब उसको मैं छोड़ देता हूं तो उनका कोई आने का समय तो है नहीं, वो कभी भी प्रवेश कर देंगे। मैं सोचूंगा मैंने कल फसल काटनी है तो वो आज आ जाएंगे और मेरी पूरी तैयार फसल को नष्ट कर जाएंगे। इसलिए खुद चौकीदारी करनी पड़ती है। मैं कई बार जो है क्षेत्र के विधायक से भी निवेदन कर चुका हूं कि कुछ ऐसा उपाय किया जाना चाहिए जिससे कि हमारे किसानों को यह नुकसान न होना पड़े, या वनों में इस प्रकार के फेंसिंग करके उनको अंदर ही रखना चाहिए ताकि वो किसानों के खेत में ना आ सके। जी डंगवाल जी, खेती किसानी के अलावा जो फसलें हैं या जो बाग हैं, इनके अलावा और क्या काम आप करते हैं? सर आपने या हमने पढ़ा है कि जल और वायु, जल और वायु हमें प्रकृति की धरोहर है जी। और जल और वायु दो ऐसी चीज हैं, ऐसे तत्व हैं जिसके कारण हम जीवित हैं। जहां तक मेरा ज्ञान है कि मनुष्य के अंदर 60% जल होता है और वायु हम हमेशा सांस लेते हैं। सांस लेने से हमें ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन आपने कोरोना काल में देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण सिलेंडर जो है ऑक्सीजन के बिकने लगे हैं। और पानी की कमी यह है कि पहले बोतल का पानी कोई नहीं पीता था, प्लास्टिक को जो है अच्छा नहीं माना जाता था। आजकल तो प्लास्टिकों की बोतल में पानी बिकने लग गया है। तो जल का मैंने संरक्षण करना शुरू किया कि जल है तो कल है, अगर जल नहीं तो कल भी नहीं है। मद्रास की बात सुनी होगी आपने, मद्रास में भूजल स्तर जो है नीचे चला गया है जी। और अन्य कई जगहों से भी यह सूचना मिलती है, अन्य विदेशों में भी यह सूचना मिलती है कि जल स्तर धीरे धीरे घट रहा है। तो इसका किस प्रकार से संरक्षण किया जाए? तो मैंने जब अपना मकान बनाया था, मैंने अपने मकान में आउटलेट लगाए। उन आउटलेटों के द्वारा नीचे जो है टैंक बनाया। जमीन के अंदर ही टैंक बनाने की जरूरत नहीं है, उससे हम प्लास्टिक के टैंक भी बड़े बड़े 1000 लीटर के टैंक भी रखते हैं। वो आउटलेट के द्वारा वो पानी जो है आपके उस टैंक में जाएगा। या टैंक नहीं बनाया है आपने, जो है अंडरग्राउंड बनाया है, सीधे वो अंडरग्राउंड में जाएगा। जितना आपका पानी है वर्षा जल का वह इधर उधर न जा करके उन्हीं टैंकों में जा करके संग्रहित हो जाएगा। अब उस संग्रहित जल से आप अपने घर में सफाई कर सकते हैं, आप अपने पशुपालन में उसका प्रयोग कर सकते हैं
और आप अपने किचन गार्डन में उसका उपयोग कर सकते हैं। और अधिक हो जाता है तो आप जल की टपक सिंचाई के द्वारा उसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करता हूं कि आप उस जल को संग्रहित करने के लिए तालाब बनाइए, छोटे बड़े जैसे भी तालाब बना सकते हैं। कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में भूमि है, पानी रोकने की उसमें शक्ति नहीं है, इसलिए उसमें तिरपोलियन बिछा लीजिए। जितना भी पानी है उस तालाब में जाएगा, उस तालाब में जाकर के आप मछली पालन कीजिए। हमारे पहाड़ के क्षेत्र में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पानी की बहुत कमी है। सिंचित और असिंचित भूमि की मैं बात कर रहा हूं। पहले हमारे जो खेत थे उनमें असिंचित होने पर भी अच्छी फसल होती थी। कारण क्या था? समय समय पर वर्षा हो जाती थी। लेकिन अब वर्षा कभी होती है तो अंधाधुंध होती है, कभी तो होती ही नहीं है, जिसके कारण हमारे फसल को क्षति पहुंचती है। इसलिए उस तालाब में जो आपने मछली पालन करी है, एक तो आपको मछली से आपको आमदनी होगी, दूसरा जो है टपक सिंचाई के द्वारा आप अपने खेतों में उसको डालेंगे तो उससे आपके फसल को पानी मिलने से आपके फसल की उत्पादन वृद्धि होगी। वैज्ञानिकों से मैंने सुना है कि जिस तालाब में मछली पाली जाती है उस तालाब में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। वह नाइट्रोजन अगर उस खेत में जाएगा तो उस खेत की फसल जो है उगने में और अधिक जो वृद्धि करेगी, उसमें अच्छी पैदावार देगी। और इसी को हम और अपनी आमदनी को आगे बढ़ाएं तो जिस तालाब में हमने मछलियां पाली हैं उसके ऊपर जो है आप मुर्गी बाड़ा बना सकते हैं। उससे क्या होगा? मुर्गी बाड़ा से मुर्गी को आप खाने के लिए दाना देंगे या जो मुर्गी जिस घास को खाती है वो घास देंगे, उसके बाद जो बीट करेगी वो सीधे जो है उस तालाब में जाएगी मछली पालन, और मछली उसको खाती है। इस प्रकार से आप मछलियों को एक्स्ट्रा दाना भी नहीं देना पड़ेगा। जी, तो मछली पालन भी आप करते हैं क्योंकि तालाब आपने बनाए हुए हैं, जल संरक्षण का आप काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने मछली पालन का भी मैं काम कर रहा हूँ। मछली पालन से भी मेरी आय बढ़ रही है। तो डंगवाल जी, खेती किसानी के साथ आप मछली पालन कर रहे हैं, पशुपालन का भी आप काम करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे तमाम उन युवाओं से जो खेती किसानी से दूर होते जा रहे हैं और एक छोटी सी नौकरी के लिए गांव छोड़ के, उत्तराखंड के पहाड़ों को छोड़ के शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं? इसके साथ साथ जो मेरा काम है वह जो है औषधि का है। सुगंधित जो औषधि जैसे रोजमेरी, थाइम वगैरह है, इन पर भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं किसानों से ये कहना चाहता हूँ, कहना ही नहीं बल्कि मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ पर आपकी अच्छी फसल है वहाँ पर आप फसल लगाएं। कुछ हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें जो है रोड़े पत्थर होते हैं, पथरीली जमीन होती है, और कुछ ऐसी जमीन है जहां पर जो है बहुत चिकनी ज्यादा मिट्टी है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन उस जमीन को भी मत छोड़िए। जहां पर आपके रोड़े पत्थर जो पथरीली जमीन है वहां पर रोजमेरी, थाइम, लेमन ग्रास लगाइए। और पशुओं को पालने के लिए नेपियर घास लगाइए अपने खेतों की मेड़ों में। उससे क्या होगा? नेपियर घास से आपके जो है फसल को, जो आपने जानवर पाले हैं उन जानवरों को चारा मिलेगा। और दूसरा, उसको काट करके आप मुर्गियों को दे सकते हैं, उसी को काट करके आप जो है मछली को भी दे सकते हैं। एक ग्रास कार्प है, वह इस घास को बहुत पसंद करती है और साथ साथ जो है आपको एक्स्ट्रा जो उनको भोजन देना है उस भोजन से भी बचत हो जाती है। इसलिए मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने घरों में वर्षा का जल संग्रहण करें, उस संग्रहित जल में आप मछली पालन करें और उसके आधार पर आपकी फसल अच्छी होगी। और आप अपने खेतों को कभी न छोड़ें, जो उपजाऊ जमीन है उसमें आप नेपियर घास जानवरों के लिए अवश्य लगाएं, उससे आपके पशुपालन में आपको फायदा होगा। इसके साथ साथ आप अजोला भी लगाएं। अजोला एक पुष्टिकारक तत्व है, उसमें काफी न्यूट्रिशन होता है। वह न्यूट्रिशन आपके पशुपालन में और आपके मुर्गे पालन में आपको विशेष जो है खर्च को कम करेगा और आपके लाभ में बढ़ोतरी करेगा। जी, तो हर्ष सिंह डंगवाल जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे सभी किसान साथियों तक साझा की। किस तरह से आप खेती बाड़ी को कर रहे हैं और आमदनी का स्रोत आपने कैसे कृषि और कृषि से आधारित जो उद्योग हैं उनको बनाया है। स्टूडियोज में आने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे युवाओं तक साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।